में कि सर लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट में सबसे पहले माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत होते हैं। केस का नाम मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ठीक है। नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब माइनॉरिटी में आपने बनाया है तो आप मेजर होने के बाद में उसको सही नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, बाद में जाके सही नहीं कर सकते। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी और ही कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि सर यदि माइनर के बेनिफिट के लिए बन रहा है बिना उस पे कोई और ऑब्लिगेशन डाले हुए, तो फिर वो बाकायदा उस कॉन्ट्रैक्ट वो उसके लिए वैलिड रहेगा। सामने वाली मेजर पार्टी ये नहीं बोल सकती कि सर एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, इसलिए ये शुरुआत से गलत रहेगा, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराओ। यदि नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट में केवल अब माइनर को बेनिफिट डिराइव करना बाकी है और उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा है, तो फिर वो माइनर उसको एनफोर्स करा सकता है। नेक्स्ट, नो ईस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर। ईस्टॉपल जो आपने खुद ने रिप्रेजेंट किया है दूसरे के सामने, अब आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा और आप उसको मना नहीं कर सकते बाद में जाके कि नहीं नहीं ये बात सच नहीं है। तो एक बार माइनर ने पर रूल ऑफ ईस्टॉपल माइनर के अगेंस्ट लगता नहीं है, उसको छूट दी गई है, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है ईस्टॉपल के रूल से। तो यदि माइनर ने खुद को मेजर जैसे रिप्रेजेंट करके और किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो अब मिस्टर एक्स माइनर के खिलाफ ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरे पे रूल ऑफ ईस्टॉपल लगाऊंगा और अब तुझे वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे तू माइनर नहीं और तू मेजर है, क्योंकि तूने खुद को वैसा रिप्रेजेंट किया था। नो, द रूल ऑफ ईस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। इस पे मैंने पूरा एक बहुत बड़ा लेक्चर लिया था आप लोगों के लिए कि सर अनसाउंड माइंड का पर्सन है या माइनर है या फिर इन पे डिपेंडेंट कोई बंदा है, चाहे इनको चाहे इनको, यदि किसी मेजर आदमी ने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है या फिर नेसेसिटीज एज टू लाइफ के लिए लोन दिया है, तो उनके साथ में एक माइनर या अनसाउंड माइंड के साथ में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहां पर वो अपना पैसा वापस वसूल सकता है। ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वन पर्सन शुड नॉट बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। तो यदि ये पैसा वसूल नहीं पाएगा तो दे विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ मेजर पार्टी। यही होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। तो सर अब इसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि सर है ना, माइनर और अनसाउंड माइंड के बंदे पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस पैसे को चुकाने को। वो पैसा उनकी एस्टेट से वसूला जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी या उनकी एस्टेट से वसूला जा सकता है। ठीक है। सर नेसेसिटीज एज टू लाइफ क्या होता है? सर नेसेसिटी एज टू लाइफ और लग्जरी में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तीन पॉइंट्स थे नेसेसिटीज एज टू लाइफ में बताए थे जो तुम लोग को ध्यान रखने हैं। क्या? कि सर माइनर सही में उन चीजों की जरूरत में होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सुटेबल एज टू कंडीशन फॉर हिज लाइफ। और ऐसे एक और दो तीन पॉइंट्स बताए थे, वो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो नेसेसिटीज एज टू लाइफ होना चाहिए। माइनर पहले से उन चीजों के पोजेशन में नहीं है। ठीक है। तो ये होते हैं नेसेसिटीज एज टू लाइफ लुकिंग टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ द माइनर। ठीक है। तो ये भी करा दिया था। और ये बात डिपेंडेंट के लिए भी लागू होती है कि सर माइनर या अनसाउंड माइंड के ऊपर कोई डिपेंडेंट है उसको भी ये प्रोवाइड करा दिया, तो भी माइनर या अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी के साथ में से पैसा वसूल सकता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा, नेसेसिटीज में क्या क्या आ जाता है सर? मेडिकल आ जाता है सर, ईटेबल्स, एक महीने का खाना डलवा दिया, भाई उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था सर। एजुकेशन आ जाती है, इन चीजों के लिए लोन आ जाता है। ठीक है। 5 लाख रुपए का फीस भर दिया। ठीक है। और माइनर के पास में प्रॉपर्टी 2 लाख की है, तो सर 2 लाख जितने वसूल पाओगे एस्टेट उतनी है, माइनर कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कैन माइनर बी मेड रेस्पॉन्सिबल, तो आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि है ना हाँ माइनर की उसमें से माइनर से पैसा वसूला जा सकता है। आपको ऐसे लिखना है माइनर इज नॉट पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट अंडर दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बट हिज एस्टेट विल बी लायबल। क्लियरली ऐसे ही लिखना है अपने को, ऐसे मत लिख देना हाँ माइनर से पैसा वसूल सकते हैं, नहीं। माइनर कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। चलिए, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। ये कुछ नहीं, ये वही पॉइंट है सर जो मैंने आपको, सेम पॉइंट है जो मैंने आपको नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर बताया ना, एग्जैक्टली सेम पॉइंट है।
कि माइनर ने यदि खुद को मेजर बता के फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज अ मेजर, उसने ऐसा करके यदि गलत तरीके से किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लिए, तो भी वो बाद में बोल सकता है नहीं मैं तो माइनर था। उसके ऊपर ये इस्टॉपल वाला रूल नहीं लगेगा। माइनर कैन ऑलवेज, कभी भी, मैं तो माइनर था उस समय, तो ये मेरे पे लागू नहीं होगा। वो कर सकता है, गलत है पर कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां से हमको आगे करने का है। सर कितना टाइम लगा, लिटरली बताओ, 7 या 8 मिनट में मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स एकदम पूरे करवा दिए। तो यार चुटकियों का काम है, रोज का रिवीजन कर सकते हो और हाथों हाथ करना चाहिए। नेक्स्ट, माइनर्स पेरेंट्स और गार्जियंस आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द माइनर या फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बाय माइनर। ये अंटिल वाला पार्ट बाद में बताऊंगा। सर माइनर ने यदि कुछ गड़बड़ झाला कर दिया है किसी मेजर के साथ में कोई एग्रीमेंट को लेके, सर एग्रीमेंट तो बना ही सकता है, पर वो कैसा एग्रीमेंट होगा कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। यस सर। या इसने अपनी एज गलत रिप्रेजेंट करके मेजर आदमी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि इस पे रूल ऑफ ईस्टॉपल लगा नहीं सकते। सर तो अब उसने गड़बड़ कर दिया सर, मान लो इससे उधार ले लिया 2 लाख रुपए का, ये रिप्रेजेंट करके कि मैं तो मेजर हूं। अब ये इससे वसूलने आया तो ये वसूल पाएगा नहीं, ठीक है, कोर्ट मना कर देगा। एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल अगेंस्ट माइनर्स, एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या कुछ मेजर लोग कहने लग गए, इसके पेरेंट्स को कहने लग गए देखो आपके बच्चे ने हमारे साथ में ये धोखाधड़ी की है, ये गलत बात की है, तो आप उस पैसे को लौटाओ हम। क्या माइनर के पेरेंट्स उसके द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट्स के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? नो, 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 द आंसर इज बिग नो। माइनर्स पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स और एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर। सर माइनर्स पेरेंट्स और गार्जियंस आर ऑल्सो नॉट लाइबल टू माइनर्स क्रेडिटर, यानी कि जिसने माइनर को उधार दिया है, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बाय माइनर। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। इनफैक्ट आप लोग ने एक वो देखा होगा ना, सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखा है या नहीं देखा है? सबने देखा है? हाँ सर। हाँ सर, ये भारत में कोई बिल्डा ही ऐसा होगा जिसके घर में टीवी होगा और उसने तारक मेहता वाला सीरियल नहीं देखा होगा। तो उसमें जब भी टप्पू कांच फोड़ के जाता है, उसके पिताजी को, भिड़े सर द्वारा उसके पिताजी को याद कर लिया जाता है कि तुम्हारे बेटे ने कांच फोड़ा है, लाओ पैसे भरो, ऐसे किया जाता है ना। यस सर। तो उससे याद रख लेना। क्या सही में जेठालाल को याद किया जा सकता था? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं एक बेसिक समझाने और याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जेठालाल को कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, वो टप्पू ने जो भी क्रिकेट खेलते हुए कांच तोड़े हैं उसके लिए, नंबर वन। तो सर फिर वो करते हैं तो क्यों करते हैं कि सर वो अंडर सम मॉरल ऑब्लिगेशन करते हैं, नॉट अंडर सम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट अंडर सम मॉरल ऑब्लिगेशन कि यार मेरे बच्चे ने फोड़ा है, किसी को नुकसान हुआ है, मेरे को सही कर देना चाहिए। मोरालिटी के कारण, मॉरल ऑब्लिगेशन के कारण ये सब करते हैं। सर क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब एक जगह पे माइनर के काम के लिए उसके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। सर कब? सर एक स्पेशल सिचुएशन है, एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है? यस सर, अंडर द प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंट रिलेशनशिप जिसको हम एजेंसी बोलते हैं, एजेंट ने जो भी काम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थर्ड पार्टी के साथ में किए हैं, क्या उसके लिए प्रिंसिपल को बाउंड किया जा सकता है? सर बिल्कुल किया जा सकता है। आगे हम चैप्टर भी पढ़ेंगे एजेंसी का अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो बाकी बातें वहां पर करेंगे। पर क्या एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होता है? ये सर होता है। सर अब छोटी सी बात समझो, क्या माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है? क्या माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है? द आंसर इज बिग यस। द आंसर इज अ बिग यस। सर कोई भी बंदा मिस्टर एक्स एक माइनर को अपने एजेंट जैसे अपॉइंट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ही दिक्कत है, यदि मिस्टर एक्स ने एक मेजर आदमी को अपना एजेंट बनाया होता और मेजर एजेंट ने अपनी जो पावर्स इसको प्रिंसिपल ने दी है उसके बाहर जाके कोई काम कर दिया होता,
तो प्रिंसिपल उसकी गर्दन पकड़ के उसको रेस्पॉन्सिबल बना के उससे पैसा वसूल सकता था, जो भी उसको नुकसान हुआ है एजेंट के बाहर जाके काम करने के कारण। ठीक है, तो यदि मेजर आदमी को अपॉइंट किया एज एन एजेंट, तो उस हम जो भी उसके गलत कामों के कारण नुकसान हुआ है उससे हम खुद को इंडेमनिफाई करा सकते हैं, वी कैन मेक गुड द लॉसेज एज अ प्रिंसिपल। लेकिन यदि सबसे पहली बात, क्या आप माइनर को एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज बिग यस, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, बिकॉज वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है। इसलिए माइनर खुद तो कोई ऑब्लिगेशन अंडरटेक कर नहीं रहा है, इसलिए माइनर जो है वो एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अब इस माइनर ने गड़बड़ झाला कर दिया, माइनर ने गड़बड़ झाला कर दिया कि इसने अपने जो प्रिंसिपल ने इसको पावर्स दिए थे उसके बाहर जाके काम कर लिया, तो सर क्या आप इस माइनर को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं मिस्टर एक्स? द आंसर इज बिग नो। सर माइनर एजेंट जैसे तो अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन यदि अपने इसने कुछ गलत काम कर दिया तो अब प्रिंसिपल माइनर एजेंट का गला नहीं पकड़ सकता, बिकॉज लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। बात समझ में आई? तो सर माइनर को बहुत सोच समझ के अपना एजेंट जैसे अपॉइंट करना, कल को तकलीफ में नहीं आ जाओ। किया जा सकता है, हाँ सर किया जा सकता है एजेंट जैसे, लेकिन सर करना चाहिए क्या? आइडियली नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को उसने कुछ भी काम बाहर जाके कर दिया अपने दायरे से, तो आप वापस उससे वो कहते हैं ना, जैसे मेजर के साथ में काम कर सकते हो फिर उसके साथ में वसूल नहीं सकते हो उससे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इस जगह पे केवल मिस्टर एक्स को आप रिप्लेस कर लो माइनर के पेरेंट्स के साथ। If minor is acting as an agent of his parents, parents are acting in the capacity of principal. Minor has been appointed as their agents to represent themselves in front of third party, to represent the parents in front of third party. पेरेंट्स ने अपने माइनर बच्चे को अपना एजेंट बना के थर्ड पार्टी के सामने भेजा कि हमारे बिहाफ पे ये आ रहा है, आपसे काम कर। तो सर इसने जो भी काम किया है उसके लिए पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। हाँ सर, प्रिंसिपल माइनर एजेंट के काम के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होगा ही ना, मेजर एजेंट के काम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा, माइनर एजेंट के काम के लिए भी प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल होगा। बस प्रिंसिपल को रिप्लेस कर दिया मैंने पेरेंट्स से। तो क्या पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है माइनर के लिए? सर एक ही सिचुएशन में, यदि वो माइनर पेरेंट्स के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो उसके कामों के लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, अदरवाइज द पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय माइनर्स। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, मोटा मोटा आ गई। बोलो भाई क्या हुआ? सर कोई एग्जांपल दो ना, मतलब जिसमें कोई माइनर अपने पेरेंट का एजेंट होगा। एग्जाम्पल तो खुद बना सकता है, इसमें मेरे उसकी कहाँ जरूरत आ गई कि सर पेरेंट्स को अपनी एक स्कूटर बेचना था। ठीक है सर, पेरेंट्स ओह ने अच्छा अच्छा। उसके लिए अपने माइनर बच्चे को बोला, पेरेंट्स या कोई भी थर्ड पार्टी, मिस्टर एक्स थर्ड पार्टी बोले तो प्रिंसिपल, दे आर एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल, माइनर को अपॉइंट किए एजेंट जैसे इस स्कूटर को 10,000 रुपए से कम में नहीं बेच के आना, कम से कम 10,000 में बेच के आना मिस्टर एक्स के साथ में। माइनर जो है वो 11,000 में बेच के आ गया, कहीं कोई पूरे ट्रांजैक्शन में तकलीफ नहीं सर। क्या माइनर एजेंट के तौर पे काम कर सकता है? यस सर। क्या माइनर एजेंट के तौर पे प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है? यस सर। ओके सर, नाउ लुक, यदि ये माइनर ने यदि ये एजेंट ने ये स्कूटर 9,000 रुपए में बेच दिया होता, समझना, ये एजेंट ने ये स्कूटर बोला था 10,000 से कम में मत बेचना, इसने 9,000 में ही बेच दिया होता। यदि ये मेजर एजेंट होता तो मिस्टर एक्स 1,000 रुपए का नुकसान उस मेजर एजेंट से वसूल लेते या नहीं वसूल लेते, क्योंकि इसने आउटसाइड द परव्यू जाके काम किया है। लेकिन यही यदि ये माइनर एजेंट होता तो सर क्या 1,000 रुपए का नुकसान उससे वसूल सकते थे? नहीं सर, 1,000 रुपए का नुकसान उससे नहीं वसूल सकते। बट सर हमारा पॉइंट ये है, कैन पेरेंट्स बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द माइनर? सर बेसिकली नो, ओनली एट वन प्लेस वेयर माइनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द पेरेंट्स, देयर ही विल मेक द प्रिंसिपल बाउंड बाय हिज एक्ट। मतलब सर यदि 9,000 में भी बेचा, सर थर्ड पार्टी को इसने यही रिप्रेजेंट किया एजेंट ने
कि सर 9,000 रुपए में बेचता हूँ, थर्ड पार्टी ने भी कहा ठीक है मैं खरीदता हूँ, ओके डील डन हो गई, क्या इससे ऐसा बोल सकता है प्रिंसिपल कि नहीं लाओ मेरा स्कूटर वापस लाओ क्योंकि मैंने तो मेरे एजेंट को 10,000 में बेचने को बोला था? नहीं, नहीं बोल सकता। वो बाइंड हो जाएगा इसके साथ में। लेकिन मेजर एजेंट है तो 1,000 रुपए का नुकसान वसूल लेगा, माइनर एजेंट है तो नहीं वसूल पाएगा। ठीक है, यहाँ फर्क आता है पूरा। आप मैंने माइनर वाला कंसेप्ट ही समझा दिया आपको। बोलो रे, समझ में आया या नहीं आया? जिया वोरा, जिया जैन, खुशी, जिया जैन, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या पार्टनरशिप फॉर्म 1932 में? सर क्या माइनर के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है क्या? कैन माइनर इनटू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स? नो। तो माइनर जो है वो किसी कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में क्या होता है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं बना सकता। तो क्या माइनर किसी कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। सेकंड, क्या माइनर किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? नहीं सर, माइनर किसी एलएलपी में पार्टनर भी नहीं बन सकता क्योंकि माइनर के पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए एलएलपी में भी नहीं बन सकता। अभी अपन ने जो पढ़ा मैं उस तरफ आ रहा हूं। क्या माइनर किसी 1932 वाली पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है क्या? द आंसर अगेन इज सेम। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, टू और मोर पार्टनर्स। क्या माइनर के पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है? नहीं सर, माइनर के पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए माइनर पार्टनर जैसे तो नहीं बन सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन है इधर, कि माइनर जो है उसको ओनली फॉर प्रॉफिट्स, उसको ओनली फॉर प्रॉफिट्स इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। क्या मैंने एज अ पार्टनर बोला एडमिट किया जा सकता है? नहीं सर, मैंने कहा माइनर कैन बी एडमिटेड in an already existing partnership firm. Minor can be admitted in an already existing partnership firm only for profits. I'm not saying as a partner, I'm saying just he can be admitted in an already existing partnership firm with the consent of rest of the partners, all of the partners. क्या मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस बार भी आया है एग्जाम में। क्या माइनर को पार्टनर जैसे एडमिट किया जा सकता है? आपको लिखना है माइनर के पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए माइनर और पार्टनरशिप एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, इसलिए बेसिकली माइनर को पार्टनर जैसे तो एडमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी इस समय है इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। पहले से जो फर्म बनी हुई है उसमें बाद में माइनर को ओनली फॉर प्रॉफिट्स एडमिट किया जा सकता है बट नॉट एज अ पार्टनर। अब सर दो चीजें और बता रहा हूं इस बारे में। पढ़ना तो कहाँ का टॉपिक है कि सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का टॉपिक है, बट क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें कि सर पहली बात तो अपन ने अभी पढ़ा था माइनर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तो बना सकता है विच आर फॉर हिज बेनिफिट, जो उसके फायदे के लिए है। तो यदि वो ओनली फॉर प्रॉफिट अंदर घुस रहा है तो क्या इसके फायदे के लिए नहीं हो रहा है? यस सर। इस ओनली फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब है भाई, कौन बताएगा? ओनली फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब है, कासट बता। सर सिर्फ प्रॉफिट में उसका शेयर है, अगर लॉस हुआ तो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। माइनर के केस में ये बात सही नहीं है। जिया बोरा। उसे एन, हाँ कर्नावट बोल। उसे एंटर करने के लिए मतलब जब शेयर होल्डर्स खुद के पैसे लगाते हैं तो उसे खुद के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ही जस्ट गेट प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो वो कुछ तो, पार्टनरशिप में शेयर होल्डर्स आते हैं क्या या पार्टनर्स आते हैं कर्नावट? सॉरी सर, पार्टनर्स पार्टीज।
ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि उसको खुद की कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, हो सकता है, जो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस किस में अंदर घुस रहा है। पर सर समझो, माइनर के केस में ओनली फॉर प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? मैं रेगुलर पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां तो जो अक्षित ने बोला वो सही है कि सर केवल प्रॉफिट्स वाले ट्रांजैक्शन में हिस्सा लूंगा, लॉसेस वाले में नहीं लूंगा। वहां पर इफ अ पार्टनर इज ओनली फॉर प्रॉफिट्स, वहां नॉर्मल आदमी के लिए ये सही है इसका इंटरप्रिटेशन। लेकिन सर माइनर के केस में ओनली फॉर प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? माइनर के केस में ओनली फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि सर मान लो माइनर जो है वो अंदर लेके घुसा है 1,000 रुपए, और इसने यहाँ पर अंदर प्रॉफिट कमाए कम से कम ओवर द इयर्स 3-4 हज़ार रुपए के प्रॉफिट कमा लिए। तो सर माइनर कभी भी इससे ज्यादा लॉस बियर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि क्या माइनर कभी भी नेट लॉस में जा सकता है, नेगेटिव में जा सकता है? नहीं सर, जीरो पे बाहर आ जाएगा। ओनली फॉर प्रॉफिट्स का ये मतलब है कि सर कि केवल प्रॉफिट्स में हिस्सा लेंगे, लॉस में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है सर। लॉस उसको इससे ज्यादा, जो इसका प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी है उससे ज्यादा लॉस नहीं दिया जाएगा। सो ही विल बी अ पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, बाकी पार्टनर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के? बाकी पार्टनर्स क्या होते हैं सर? दे ऑल आर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। यदि पार्टनरशिप अपना वो चुका नहीं पा रही है, पैसा, देनदारियां, लोन्स, डेट्स नहीं चुका पा रही है, तो पार्टनरशिप की एसेट खत्म हो गई, तो ये पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस पैसे को चुकाने के लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। जबकि माइनर क्या है? माइनर कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं है। तो हाउ कैन यू मेक हिम पर्सनली रेस्पॉन्सिबल? नो, यू कैन नॉट मेक हिम पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो पाएगी सर? इसकी जो इस पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में जितनी इसकी हिस्सेदारी है, मैक्सिमम लाइबिलिटी वहां पर सीज हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर, ये मतलब है। तो सर अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्या माइनर पार्टनर जैसे अंदर घुस सकता है? माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट अ माइनर कैन बी एडमिटेड। क्या मैंने एज अ पार्टनर लिखा है? नहीं सर, कैन बी एडमिटेड into an already existing partnership firm only for profits with the consent of all the existing partners. यस सर। तो क्या हम एक नई पार्टनरशिप फर्म में, नई जो अभी बन रही है, उसमें माइनर को शुरुआत से एडमिट कर सकते हैं? हम नई पार्टनरशिप फर्म में माइनर को शुरुआत से एडमिट कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि वो फिर शुरुआत से कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा? एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत से गलत हो जाएगा, है ना? तो पूरे पार्टनरशिप की धज्जियां उड़ जाएंगी, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पैरासाइट आ गया, माइनर आ गया। पैरासाइट मतलब अपने ऊपर मत ले लेना, माइनर आ गया, ये पूरे एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा गया। क्योंकि शुरुआत से माइनर था, तो वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट, ये गलत एग्रीमेंट। तो करना कैसे है यदि माइनर को घुसाना है? कि सर सबसे पहले मेजर मेजर लोग मिलके पार्टनरशिप बना लो, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, बाद में माइनर को घुसा सकते हो इस। क्या ये बात समझ में आई सबको? गोरा एंड जैन, यस गोरा एंड सर। जैन, यस सर। यस सर। कॉपी, मैं तुम्हारी कंपनीज क्या, सॉरी, कॉपी मैं तुम्हारी, हाँ, कंपनीज की चेक करके दे दूंगा, उसकी फिक्र मत करो तुम। नेक्स्ट किसकी तैयारी चालू करनी है? एलएलपी एक्ट की करनी। LLP कब है भाई एग्जाम? 5। 5 दिन, 5वें दिन है, नहीं 6ठे दिन है। 5 दिन बहुत है एलएलपी के लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं। 5 दिन में तो कोई पूरा कर लेता है एलएलपी को। मैं तो रिवीजन के लिए तुमको ये टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबको देना है। कौन कौन देगा टेस्ट? ये दर्श जैन कहाँ चला गया? ये आना कैसे बंद हो गया? किसी को ध्यान है क्या? सर वो घूमने गया हुआ है। अरे यार, ये क्या बात हुई? यहाँ सर तो अपना घूमना इधर उधर रख के, अच्छा घूमने में भी देखो अपनी क्लास में कितना अच्छा बात है, तुम कहीं घूमने भी गए हुए हो तो 1 घंटा मेरे लिए दे सकते हो ना खुद के लिए? कहीं भी गए हो, क्लास नहीं छूटेगी। ये ऑनलाइन का बेनिफिट है सर, कि सर मैं बोटिंग करते करते थोड़ी ना कोई आपकी क्लास अटेंड करूंगा। हम्म, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
क्या माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं सर, माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता है तो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशंस ले सकता है क्या? नहीं सर। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशंस ले ही नहीं सकता तो क्या उस पर कभी इल्जाम आएगा कि तूने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए? नहीं सर, कभी आएगा ही नहीं। तो क्या माइनर को कभी इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है? सर, जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं ले सकता तो उन्हें पूरा नहीं करने की बात ही नहीं आएगी, तो कभी इंसॉल्वेंट माइनर घोषित तो हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। सिंस अ माइनर कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट क्रिएट पर्सनल लाइबिलिटी, therefore he cannot be declared as an insolvent. Such a clear thing. जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता है तो इंसॉल्वेंट कैसे घोषित हो सकता है? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी माइनर। माइनर का एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होता है, therefore there can be no question of the specific performance of such an agreement. देखो क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब, समझो सब जने बहुत ध्यान से समझना है। ये एक्चुअल में कहाँ का टॉपिक है कि सर ये चैप्टर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, है अपना कॉन्ट्रैक्ट का ही चैप्टर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक्स और वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, एक्स और वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया और वाई ने उसको तोड़ दिया एग्रीमेंट, तो क्या हो गया? ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है। तो सर अब मिस्टर एक्स के पास में काफी सारी रेमेडीज होती है मिस्टर वाई के खिलाफ। क्या क्या रेमेडीज होती हैं कि सर सबसे पहले तो वो डैमेजेस मांग सकते हैं कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तूने मेरे को 10 नहीं, तूने मेरे को 100 kgs गेहूं 1,000 रुपए में सप्लाई करने की बात करी थी इतनी इतनी तारीख को, तूने नहीं की, तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो वैसा ही क्वालिटी का गेहूं मेरे को मार्केट से 1,200 रुपए में खरीदना पड़ गया। तो जब 1,200 रुपए में खरीदना पड़ गया तो तेरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के कारण मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो काइंडली गिव मी डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली रेमेडी मिस्टर एक्स की समझ में आई? यस सर। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में। उसमें एक रेमेडी होती है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या होता है ये कि सर कई बार, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, मान लो मिस्टर वाई ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो मार्केट में सेम क्वालिटी का गेहूं अवेलेबल था, तो मैंने वहां से सब्स्टिट्यूट खरीद लिया उसका, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी थी, तो डैमेजेस डिटरमाइन हो गए, 100 रुपए ज्यादा में लिया, लाओ 100 रुपए दो में। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि यदि इस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया तो उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होता है कि हम जाके कैसे खरीदें और कैसे पता लगाएं कि कितना डैमेजेस होगा। भाई मार्केट में वो चीज दूसरी जगह पे अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, तो फिर डैमेजेस भी हम एसेस कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, मिस्टर वाई के खिलाफ केस दायर करते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आपको ये एग्रीमेंट स्पेसिफिकली परफॉर्म करना ही पड़ेगा। परफॉर्म करवाने के लिए कैसे? मान लो हमारा अक्षित कासट है, ये कलेक्टर है एंटीक पेंटिंग्स का, ठीक है। अब श्रेया कर्नावट आई, ठीक है, श्रेया कर्नावट ने इसको एक पेंटिंग बेचने का वादा किया 5 लाख रुपए में, अकबर के जमाने की पेंटिंग। अरे बाप रे, ठीक है। अब कर्नावट निश्चित दिन पे देने से मना कर दिया इसको, एक एस के ने ए के को देने से मना कर दिया, ओके सर। तो अब ये क्या, अक्षित कासट मार्केट में जाएगा किसी किराने की दुकान पे, बोलेगा अकबर के जमाने की दूसरी पेंटिंग चाहिए, 6 लाख में मिलेगी। अच्छा ऐसा होता है क्या? नहीं सर, अकबर की जमाने की पेंटिंग्स कोई ऐसे बिखरी हुई थोड़ी ना पड़ी रहती है कि कहीं भी जाके और उसका सब्स्टिट्यूट खरीद लो, नहीं सर। तो ये कैसा सूट फाइल करेगा इस पे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, मुझसे परफॉर्म करा के रहूंगा। तो फिर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उसमें, कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट होगा कब नहीं होगा वो अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है। मेजर बात क्या है, माइनर किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट में आया है
तो क्या वो बंदा माइनर के खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर कर सकता है? नहीं सर। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, तेरे को परफॉर्म करना ही पड़ेगा? नो, उसके खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी भी दायर नहीं किया जा सकता। क्या माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है? नहीं सर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं सर, पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन ही कैन बी एडमिटेड इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म with the consent of all the existing partners only for profits। और only for profits का मतलब मैंने आपको बता दिया, कैसे माइनर के केस में only for profits का इंटरप्रिटेशन लगाना है। बात समझे? यस सर। नेक्स्ट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड अ मेजर। अरे बाप रे, ये तो और भी खतरनाक सिचुएशन। ये एक मेजर मिस्टर एक्स हैं और उनके साथ में माइनर मिस्टर वाई हैं। दोनों ने मिलके मिस्टर जेड को 3 लाख रुपए चुकाने का वादा किया। तो जॉइंट प्रॉमिस बाय अ माइनर एंड अ मेजर हो गया। यस सर। यदि दोनों मेजर होते, यदि दोनों मेजर होते तो दोनों जॉइंट एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल होते। क्या होता है, टर्म क्या है, दोनों की जॉइंट एंड सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती। आगे टॉपिक आएगा अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, जॉइंट प्रोमिसर्स एंड जॉइंट प्रोमिसेस। ठीक है, तो सर क्या है, दोनों जॉइंटली भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इंडिविजुअली भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, तो जॉइंटली 1.5 लाख रुपए चुकाने के लिए लायबल होंगे। यस सर। और इंडिविजुअल भी इनसे किसी एक से भी पूरा 3 लाख रुपया मांगा जा सकता है, वो मना नहीं कर सकता। हाँ, बाद में दूसरे वाले से 1.5 लाख रुपए ये खुद वसूल लेगा, ये उसका राइट बनता है। ठीक है, तो सर जॉइंटली भी रेस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअली भी रेस्पॉन्सिबल है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? जॉइंट प्रोमिसर्स की जॉइंट एंड सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो। और यदि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही बता दिया गया है क्या कि मिस्टर एक्स 2 लाख के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे और मिस्टर वाई 1 लाख के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, उससे ज्यादा के लिए नहीं होंगे, तो फिर अब क्या किसी एक से पूरा 3 लाख वसूला जा सकता है? नहीं सर, इसको मैक्सिमम 2 लाख तक ही परेशान किया जा सकता है, इसको 1 लाख तक ही परेशान किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा कि पूरा एक से भी जॉइंट एंड सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला। इतना भेजे में घुसा सबके, कर्नावट, वोरा, जैन, खुशी। अरे खुशी तू कैसे आ गई? खुशी, हाँ। अरे नहीं थी तो शुरुआत से, चलो चलो ठीक है। अब आ जाओ माइनर के केस में। बड़ा जलती हुई बात है कि एक मेजर है मिस्टर एक्स और एक माइनर है मिस्टर वाई। इन्होंने मिलके जेड को 3 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़े बेवकूफ कौन है पता है? कि सर सबसे बड़े बेवकूफ ये हैं। कि क्यों सर सबसे बड़े बेवकूफ ये क्यों है? इसलिए क्योंकि ही विल बी प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल टू गिव दिस 3 लाख रुपीज। He will be primarily responsible. So in such a case, the adult will primarily be liable on the contract. Primarily responsibility adult। इसलिए कभी भी मेजर को माइनर के साथ में मिलके जॉइंट प्रोमिसर नहीं बनना चाहिए। सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करो सब जने।